किस्त नंबर 2। कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी मोमिना सुल्तान, जो तुमने जाया किए हैं। मोमिना ने ढीठों की तरह उसकी लानत और मलामत सुनी थी। वो सेट पर अक्सा को सोप के लिए मेकअप करते देख रही थी। वो तेजी से हाथ चला रही थी क्योंकि उसका सीन शुरू होने वाला था और मोमिना चुपचाप बैठे उसे देख रही थी। अब बोलो, मुंह में घुंघनियां डालकर क्यों बैठ गई हो? उसने ब्लश ऑन लगाते लगाते मोमिना को मजीद घुरका। मैं कैरेक्टर की डिमांड पूरी नहीं कर सकती थी, ना ही डायरेक्टर की, उसने बिलाखिर कहा। अक्सा ने हाथ में पकड़ा ब्रश तकरीबन पटकते हुए उससे कहा, इसलिए सारी उम्र बहनों और सहेलियों के रोल करोगी और फिर खाला और चचियों के? नाम बनाने के लिए सब करना पड़ता है मोमिना सुल्तान, और सब ही कर रही हैं। सुना तुमने? सुन लिया। उसने बहस खत्म करने की कोशिश की। सुन लिया, मगर समझना मत, सीखना मत। कितनी मिन्नतें करके मैंने दाऊद से तुम्हारा ऑडिशन करवाया था और तुम वहां लड़कर आ गए, वो भी कल्बे मोमिन से। कोई अकल का अंधा भी ऐसा ना करता, और तुम तो मजबूर और जरूरतमंद थी मोमिना। वो जैसे उसे याद दिलाने की कोशिश कर रही थी। मोमिना ने बेख्तियार गहरा सांस लिया। ये जुमले तो अब उसके माथे पर लटक रहे थे, लेबल की तरह। कोई उसे ना भी याद करवाता फिर भी नजर आता। बदतमीजी उसने की थी मुझसे। मैंने क्या किया? उसने जैसे खुद को डिफेंड करने की कोशिश की। वो कर सकता है, डायरेक्टर है, सिक्का चलता है इस वक्त इंडस्ट्री में उसका। उसकी फिल्म में कास्ट होने के लिए हीरोइन्स तवाफ करती हैं उसका। वो सेट पर गालियां भी दे तो भी कोई उफ नहीं करता, और तुम उसे कहकर आई हो चीप। अक्सर ने आखिरी लफ्ज यूं कहा जैसे वो गुनाह था जो मोमिना से हो गया था। दिमाग खराब हो गया था मेरा। मोमिना पछताई नहीं, लेकिन बड़बड़ाई। अक्सा को वो सिर्फ इसी तरह खामोश कर सकती थी, लेकिन उसकी यह हिकमत अमली भी गलत साबित हुई थी। अब पछताने का फायदा? उसने फौरन कहा, पछता नहीं रही। मुझे उसके पास जाना ही नहीं चाहिए था। आई एम सॉरी। उसने अपनी इज्जत और आना को तो कब का मार दिया था, मगर खुददारी थी जो पता नहीं क्यों अब भी जिंदा रह गई थी। तुम्हारी वजह से उसने दाऊद को कितना जलील किया कि कहां से उठा लाए हो लड़कियां ऑडिशन के लिए, जिनका ना कोई खानदान है, ना क्लास है, ना ग्रूमिंग। अक्सा को दाऊद की बेइज्जती का सदमा नहीं भूल रहा था। जिसका खानदान और क्लास है वो क्या कर रहा है? मोमिना उस जुमले पर तब गई। अक्सा ने मलामती नजरों से उसे देखते हुए कहा, घंटे से सर खपा रही हूं। और फिर वही बात। ठीक कह रही थी तुम के तुम्हें उसके पास जाना ही नहीं चाहिए था। दाऊद ने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि ये फिल्म है, फिल्म। सोप और सीरियल समझ के मत आना इसमें काम करना। अक्सा का मेकअप अब खत्म हो चुका था और वो तैयार थी। मेरा मसला इस वक्त सिर्फ पैसा है। मोमिन की फिल्म भी सिर्फ पैसे के लिए ही करना चाहती थी, वरना मुतासिर नहीं उससे मैं। वो कहे बगैर रह नहीं सकी। पैसा चाहिए था जहांगीर के लिए, इसीलिए दाऊद और मैंने कोशिश की थी कि ये फिल्म मिल जाए तुम्हें, मगर तुमने कल को पछताओगी कि मौका मिला था और तुमने जाया कर दिया। मोमिना उसके जुमले पर झाग की तरह बैठी थी। क्या करूं, माफी मांग लूं? वो बेख्तियार उलझी और अक्सा भी यकीनी से उसका चेहरा देखने लगी। वो मोमिन है, कीना रखता है, बदला लेता है, माफ नहीं करता। और वो भी अब मुझे जाना है अक्सा। अब्बा इंतजार कर रहे हैं हॉस्पिटल में। जहांगीर का डायलिसिस है आज। तुमसे कुछ पैसे चाहिए थे। उसने अक्सा की बात काटी और उसने अपना मसला कहा। आखिरी जुमला हमेशा की तरह नजरें मिलाए बगैर। कर्ज मांगने वाला क्या नजर मिलाता, क्या नजर उठाता। घंटा बकबक सुनी मेरी, सीधा नहीं कह सकती थी पहले ही। अक्सा ने अपना पर्स खोलते ही उसे डांटा। वो उसकी हर डांट, हर झड़क सुन सकती थी। चीनी की तरह वो इस भरी दुनिया में खानदान के बाहर उसका खानदान थी, जिससे वो सब कह लेती थी, सब मांग लेती थी, और जिसके सामने वो रो लेती थी।
पता नहीं उधार का वो कौन सा खाता था जो दोस्ती के कारोबार में चलता है। हिंसों में कोई लेन देन रखा ही नहीं जाता उसमें। सब एहसान की जुबान में दर्ज होता है, कदर की जुबान में वसूल होता है। अक्सा मोमिना सुल्तान की गमगुसार गमखार थी, उस पर जान छिड़कने वाली दोस्त, और वो मोमिना सुल्तान हैरान होती थी कि वो किस सिले की तवक्को में उसके साथ थी। वो भी उसकी तरह साइड रोल्स करती थी, कॉलेज में उसकी क्लास फेलो भी रही थी। उसकी जिंदगी के मसाइल मोमिना सुल्तान जैसे नहीं थे, कम थे, और उसकी जिंदगी में एक दाऊद भी था जो मोमिना सुल्तान की जिंदगी में नहीं था। वो दोनों एंगेज्ड थे और दोनों अपनी शादी के लिए पैसे जमा करने की कोशिश कर रहे थे। दाऊद कल्बे मोमिन का असिस्टेंट था और कॉलेज में उनकी चौकोर का तीसरा कोना। अक्सा स्कूल के जमाने से एक्टिंग कर रही थी क्योंकि उसको अपने माँ बाप की वफात के बाद अपने 3 छोटे भाइयों को पढ़ाना और माँ का सहारा बनना था। और दाऊद अपनी बहन और बहनोई के घर में बचपन में अपने माँ बाप की वफात के बाद रहता था, और उनके साथ तीसरी मोमिना सुल्तान थी जिसे उस दोस्ती के आगाज में कोई मसला नहीं था। वो इंटर में आर्ट पढ़ने आई थी। जहांगीर चाइल्ड स्टार के तौर पर बहुत अच्छा कमा रहा था और सुल्तान और सुरैया को भी थोड़ा बहुत काम मिलता रहता था। जिंदगी तब मोमिना सुल्तान के लिए अच्छी थी, और ज्यादा अच्छी चौकोर के उस चौथे कोने की वजह से हुई थी जिसका नाम फैसल था। मगर सब कुछ बदल गया था, और जो भी बदला था वो सिर्फ मोमिना सुल्तान के लिए बदला था। अक्सा और दाऊद की जिंदगी के मसले तो शुरू ही से वैसे ही थे, वो न बढ़ते थे न कम होते थे। और मोमिना की जिंदगी में जहांगीर की बीमारी तबाही की तरह आई थी, और फैसल उसकी जिंदगी में वो नखलिस्तान था जहां बसने के ख्वाब मोमिना देखती रही थी। नखलिस्तान नखलिस्तान ही रहा था, लेकिन बस सहरा में शराब की तरह हो गया था। उसने बरामदे में खड़े सुल्तान को दूर ही से देख लिया था। सुल्तान ने भी बिल्कुल उसी वक्त उसे देखा था। मोमिना को वो कुछ इज़्तिराब में लगा था। लंगड़ाता हुआ वो मोमिना की तरफ बढ़ा और उसने कहा, कब से इंतजार कर रहा हूं तुम्हारा मोमिना। डॉक्टर भी चला गया। सुल्तान ने उसके करीब आते ही कहा, चला गया? लेकिन आपने तो बात करनी थी गुर्दा लेने की। मोमिना ने कहा, हां की है मैंने बात। वो कह रहा था पैसे ले आओ तो मिल जाएगा गुर्दा, मैचिंग भी हो जाएगी, पर बगैर पैसों के बार बार गुर्दा लेने की बात ना करूं मैं। मोमिना को पता था डॉक्टर के अंदाज में कैसी बेजारी होगी। वो हर बार जहांगीर का डायलिसिस करवाने आते तो इसी तरह की गुफ्तगू होती थी उनके दरमियान। कितने पैसे लगेंगे गुर्दा ट्रांसप्लांट होने पर? यूं जैसे वो गोल्ड का रेट था जो हर हफ्ते बदल जाता था। 5-6 लाख, वो डॉक्टर रटे रटाए अंदाज में जवाब देता। मैच तो हो जाएगा ना? सुल्तान पूछता, यूं जैसे वो कपड़े का वो थान खुलवा कर देख रहा हो जिसे खरीदने की हिम्मत ना हो रही हो। पैसे होंगे तो सब मैच हो जाता है यहां, खाली खुली बातों का क्या फायदा? डॉक्टर जवाबन उनसे कहता, कोई नुकसान तो नहीं होगा ना जहांगीर को नए गुर्दे से? सुल्तान को तशवीश होती। यूं जैसे पहले पुराने गुर्दे के साथ जहांगीर जन्नत में जी रहा था। उसका नसीब, डॉक्टर वो जवाब देता और सुल्तान के सारे सवाल खत्म हो जाते। और सारी गुफ्तगू के दौरान मोमिना खामोश तमाशाई की तरह खड़ी रहती। डॉक्टर उससे कुछ बेतकल्लुफी दिखाता, कुछ फ्लर्टेशियस होता। वो जानता था वो अदाकारा थी, जिसका मतलब मुआशरे के हर शख्स की तरह वो भी यही लेता था कि वो आसानी से दस्तयाब थी और किरदार पर सवालिया निशान लिए हुए भी थी। मोमिना डॉक्टर की उन नजरों को नजरअंदाज करती, मुस्कुराते हुए उसकी जुमानी बातों को सुनी अनसुनी करती, ढिठाई से बनती और डॉक्टर के उस ख्याल की तस्दीक करती कि हर अदाकारा कैरेक्टरलेस होती है, आसानी से दस्तयाब होने वाली बदकिरदार औरतें। और मोमिना सुल्तान
उस हैरेसमेंट को नजरअंदाज करने पर मजबूर थी, और उसके साथ साथ सुल्तान भी। उस हॉस्पिटल में उस डॉक्टर के तुफैल जहांगीर को जिंदगी की बूंदें मिल रही थी, कतरा कतरा। तो उसके सामने मोमिना सुल्तान हया और शरावत का ढिंढोरा क्या पीटती। वो उसके भाई का मसीहा था, उसकी जान भी ले लेता तो वो दे देती। ये तो मामूली सी जिल्लत थी जो वो किसी बस स्टॉप पर खड़े किसी लोफर लफंगे के हाथों भी बर्दाश्त कर लेती थी। ये तो फिर उसके भाई का इलाज करने वाला क्वालिफाइड डॉक्टर था। जहांगीर का डायलिसिस हो गया। उसने सुल्तान के चेहरे पर जैसे कोई अच्छी खबर ढूंढना चाही। अभी हो रहा है। डॉक्टर ने कुछ और टेस्ट दिए हैं। सुल्तान ने कुछ कागज उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। मोमिना ने कुछ कहे बगैर वो कागज पकड़ लिए। सुल्तान अंदर चला गया था। मोमिना वहीं कॉरिडोर में पड़ी एक बेंच पर एक बूढ़ी औरत के बराबर बैठ गई जो तस्बीह पढ़ रही थी। डायलिसिस है किसी का? उसके बैठते ही मोमिना से उसने पूछा था। हां, मोमिना ने मध्यम आवाज में कहा। उन कागजात पर लिखे टेस्ट का मतलब था मजीद कर्ज, और मोमिना को सोचना था कि फौरी कर्ज वो अब और किससे ले सकती थी। किसका? औरत ने उसकी अदम दिलचस्पी की परवाह किए बगैर उससे पूछा था। भाई का, उसने फिर मुख्तसर जवाब दिया। जवान है? औरत ने तस्बीह के दाने घुमाते हुए कहा। हां। इस बार चंद लम्हे खामोशी रही। मोमिना ने सुकून का सांस लिया उन सवालों के रुकने पर। मेरा भी बेटा है डायलिसिस पर। पहले बड़े वाले का गुर्दा फेल हुआ पिछले साल, अब छोटे वाले का। मोमिना ने बेख्तियार सर उठाकर उस औरत को देखा। जहां वो बैठे थे वहां सभी की ऐसी ही कहानियां थीं, लेकिन वो फिर भी उस औरत के लिए दुखी हुई थी। तो बड़े वाला? मोमिना को समझ ना आई कि वो क्या सवाल करे उसके बड़े बेटे के बारे में, लेकिन उस औरत ने जैसे उसका सवाल भांप लिया था। उसी के लिए तस्बीह कर रही हूं, आज बरसी है उसकी। बस अब दुआ करना कि छोटे वाला बच जाए। एक ही रह गया है ना। किसी ने जैसे मोमिना की पसली में कुछ दे मारा था। सांस ही नहीं ली गई उससे। उसका भी तो एक ही भाई था, और वो उसके लिए उस औरत की तरह तस्बीहां नहीं पढ़ना चाहती थी। कागज पर लिखे हुए सारे टेस्ट के अल्फाज अब आपस में गुडमुड होने लगे थे। दिन में कही हुई अक्सा की बात उसे एक बार फिर याद आई थी। कैसा मौका गवाया तुमने मोमिना, जिंदगी भर पछताओगी तुम। उसका दिल चाहा वो वहां से उठे और भागना शुरू कर दे। भागती जाए यहां तक कि सब कुछ कहीं बहुत पीछे रह जाए। तुम कहां जा रही हो बेटा? उस बूढ़ी औरत ने यकदम पूछा। उसने हाथ से दूर सुल्तान की तरफ इशारा किया। अब्बा आ रहे हैं। शायद मेरे भाई का डायलिसिस खत्म हो गया। सुल्तान की चाल में लंगड़ाहट उस हॉस्पिटल में आकर हमेशा बढ़ जाती थी। वो पांव में पाए जाने वाले नुक्स को उसने जिंदगी में कभी गर्दाना नहीं था। वो उम्र के इस हिस्से में आकर खामखाही उसे लंगड़े का लेबल दे रहा था। हालांकि ये उसकी टांग का लंग नहीं था, उसके बेटे की बीमारी का बोझ था जो उसे 2 कदमों पर मतवाजन होकर चलने नहीं देता था। पर उस नुक्स के साथ उस उम्र में भी वो जहांगीर के साथ अस्पतालों में दौड़ा फिरता था। मोमिना खड़ी बाप को देखती रही जो उसके करीब पहुंचने से पहले पहले अपने सारे आंसू पोंछ लेना चाहता था, हमेशा की तरह। और मोमिना वो रोना चाहती ही नहीं थी, उसे लड़ना था जहांगीर की जिंदगी के लिए। एक बहुत बड़े कैनवस पर एक बूढ़ा हाथ एक आयत लिख रहा था। वहीं इस ही दूधिया रोशनी में, फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया। फिजा में उस आयत को कोई बेहद खुश अलहानी से पढ़ रहा है। वो बूढ़ा हाथ उस आयत को मुकम्मल कर लेता है तो यकदम वो खूबसूरत खुश लहन मर्दाना आवाज भी बंद हो जाती है जो उस आयत की तलावत कर रही है। आसमान से पड़ने वाली रोशनी अब उस कैनवस के पार सफेद लिबास में मलबूस एक औरत को वर्लिंग दरवेश की तरह गोल चक्कर काटते हुए रक्स करती एक औरत पर पड़ता है।
जो एक नुक्ते के बराबर नजर आ रही है। तेज घूमता एक नुक्ता और फिर उस नुक्ते का साइज बढ़ता बढ़ता एक औरत के वजूद में ढलता चला जाता है। वो भी इतनी तेज रफ्तारी से गोल चक्कर काट रही है कि उस पर नजर जमाना मुश्किल हो गया है। और फिर वो रक्स करता वजूद आग के शोले में तब्दील हो जाता है, यूं जैसे जल उठा हो। और फिर यकदम तारीकी छा जाती है। मोमिन अपने बिस्तर पर हड़बड़ा कर उठता है। कमरा नीम तारीक था और उसका जिस्म पसीने से शराबूर था। ना हमवार सांसों और कांपते हाथों से उसने बेड साइड टेबल लैंप ऑन किया। वो ख्वाब बड़े अरसे बाद उसने देखा था और हर बार की तरह इस बार भी उस ख्वाब को देखने के बाद वो कांपते हुए अजीब सी हैबत के आलम में जागा था। ना वो उस बूढ़े हाथ को पहचान पा रहा था, ना उस जगह को, ना उस रोशनी को, ना उन आयात और उनके मफहूम को, और ना ही उस दरवेशों के लिबास में रक्स करती हुई औरत को। मगर उसके बावजूद वो ख्वाब बचपन से जैसे उसके ताक़ुब में रहता था। हर बार कैनवस की आयात बदलती थी पर वो बूढ़ा हाथ वहीं रहता था। हर बार ख्वाब में रक्स करने वाला बदलता था। कभी वो एक मर्द होता था, कभी वो एक औरत। और क़ल्ब मोमिन दोनों के चेहरे पहचानने की जुस्तजू में उन्हें शोलों में तब्दील होता गायब होता देखता रहता था। मगर हर बार कुछ भी ना पहचानने के बावजूद वो जैसे ये जान जाता था कि उसने ख्वाब में किसी को देखा था, जैसे वो उस रात जान गया था। उसका सर उस वक्त शदीद दर्द से फट रहा था। लड़खड़ाते कदमों से वो उठकर वॉशरूम गया था। चेहरे पर पानी के छींटे मारते हुए उसने जैसे उस दर्द से लड़ने की कोशिश की और नाकाम रहा। वापस कमरे में आकर उसने ग्लास में पानी डाला और फिर सर दर्द की 2 गोलियां फांकी। जब तक उसका दर्द कम नहीं होता वो दोबारा सो नहीं सकता था। रात का पहला पहर था और उसके कमरे की शीशों की दीवारों से कराची की रोशनियां रात के इस पहर भी नजर आ रही थी। वो कुछ देर ग्लास वॉल के सामने खड़ा पिछली रात की तारीकी में डूबे हुए शहर को देखता रहा। फिर उसने पलटकर अपने कैमरे की अलमारी में से एक पुरानी एल्बम निकाली थी। वो एल्बम लेकर सोफे पर बैठ गया था। पहला सफा पलटते ही एक बेहद खूबसूरत लड़की एक 6 माह के बच्चे को गोद में लिए हुई थी। उस ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर में भी उस लड़की के तीखे नकूश और खूबसूरत आंखें किसी की नजर को भी उलझा सकती थी। क़ल्ब मोमिन की आंखों में जैसे नमी आई थी। उसने अगला सफा पलटा, फिर अगला। हर तस्वीर में वो लड़की उसी बच्चे के साथ थी, पर अब वो बच्चा 6 माह का नहीं था। वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो रहा था। और फिर कई सफों बाद वो पहली तस्वीर आई थी जो एक बेहद खूबरूप मर्द की थी। कोई क़ल्ब मोमिन को देखता और उसकी तस्वीर को तो कोई रिश्ता जोड़े बगैर न रह पाता। क़ल्ब मोमिन ने अगला सफा पलटा था। वो उस एल्बम का आखिरी सफा था जिस पर उसी लड़की, मर्द और बच्चे की तस्वीर थी। वो उन तीनों की इकट्ठे खिंचवाई गई आखिरी तस्वीर थी जिसमें उस मर्द और औरत के दरमियान वो 7 साल का बच्चा खड़ा था। उन दोनों के हाथ पकड़े यूं जैसे जंजीर हो, मगर वो ये नहीं जानता था ताहा अब्दुल्ला और हुस्ने जहां की इस खूबसूरत दास्तान का खात्मा उस कड़ी से हुआ था जो उन दोनों का हाथ थामे खड़ा था। वो क़ल्ब मोमिन था, ताहा अब्दुल अला और हुस्ने जहां की इकलौती औलाद। नदीम साहब ने तो जहांगीर को देखते ही कहा था कि मैं इसमें एक और वहीद मुराद देख रहा हूं। ये बच्चा बड़ा होकर एक और चॉकलेट हीरो बनेगा। मानते ही नहीं थे कि मेरा बेटा है। मजाक करते थे कि कहां से उठा लाए हो तुम लोग ये नवाब की औलाद। सुल्तान अपनी बात कहकर खुद हंसा था और उसके हंसने पर सुरैया और जहांगीर भी। मोमिना अपने लिए ट्रे में खाना लेकर अंदर आई थी और हजारों बार सुने हुए वो जुमले उसने एक बार फिर सुने थे। वो सारी गुफ्तगू हर उस रात होती थी जब जहांगीर का डायलिसिस होता था। पता नहीं सुरैया और सुल्तान जहांगीर का हौसला बहाल करना चाहते थे या अपना।
वो उनकी बातें सुनते हुए खाना लेकर कमरे में आकर बैठ गई थी। उस कमरे की दीवारों पर सस्ती लकड़ी के लगे रैक्स जहांगीर के अवार्ड्स, शील्ड्स और ट्रॉफीज से भरे पड़े थे, और उनमें कहीं वो सोने का पानी चढ़े हुए ताज भी थे जो वक्तन फवक्तन चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर उसकी रस्म ताज पोशी के दौरान मुख्तलिफ प्रेस क्लब्स और अदबी तंजीमें किया करती थी। और जहां जहांगीर के बचपन में सुरैया और सुल्तान बड़े शौक से जाया करते थे, और वो भी, उसे तालियां बजाने का बेइंतहा शौक था जहांगीर के लिए। और सीटियां भी जो बजाता उसने सुल्तान से सीखा था। और फिर हर तकरीब के बाद सब इनाम याफ्ता अफराद का ग्रुप फोटो, और फिर जहांगीर और अम्मा अब्बा के साथ उसका फैमिली फोटो, जिसे फोटोग्राफर्स उस वक्त सुल्तान और सुरैया के इसरार पर खींचते थे। मगर बाद में अखबार में तस्वीर सिर्फ जहांगीर ही की लगती, वो तीनों उसमें से हज़फ कर दिए जाते। वो पाकिस्तान का सबसे महंगा चाइल्ड आर्टिस्ट रहा था, महंगा और टैलेंटेड। मोमिना उसके कमरे में बैठकर खाना खाते हुए हमेशा दीवारों पर लगी उन तस्वीरों को देखती रहती थी जो उन सुपरस्टार्स के साथ जहांगीर की थी, जिनकी एक झलक देखने के लिए जमाना तरसता था। अम्मा, जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो फिर एक्टिंग करूंगा, उसने जहांगीर को कहते सुना, और वो नवाला लेना भूल गई। हाँ, इंशाल्लाह, और इस बार तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड लेना है मेरे बेटे ने। सुरैया ने जैसे उसके ख्वाब की पींग चढ़ाई। जहांगीर और मोमिना की नजरें मिली, वो मुस्कुरा दी। आपा का तो जिस दिन से फिल्म नहीं मिली मूड ही ऑफ हो गया है इनका। उसने मोमिना को छेड़ा था, वो जानती थी, वो चाहता था वो कुछ बोले। तुम्हारा और मेरा तो कोई मुकाबला ही नहीं है। देखो, उस दीवार पर मेरा एक भी अवार्ड नहीं है, सारे अवार्ड्स, सारी शील्ड्स तुम्हारी हैं। मोमिना ने जैसे उस ड्रामे में अपना रोल प्ले करना शुरू किया जो वो सब मिलकर जहांगीर के लिए करते थे। हाँ, ये तो है, लेकिन तुम भी मेरी तरह चाइल्ड आर्टिस्ट बन जाती तो मेरे जितने नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ अवार्ड्स तो जीत ही लेती तुम। वो जवाबन उस ड्रामे में अपना रोल अदा करने लगा था। अरे, इसका बस चले तो ये आज भी ना करे अदाकारी। ये कहां कदर जानती है एक्टिंग की, आर्टिस्ट की। सुरैया ने मुदाखलत की। मोमिना खामोशी से खाना खाती रही। सुल्तान को हुस्ने जहां याद आ गई। हुस्ने जहां कदर किया करती थी आर्टिस्टों की। मोमिना ने यकदम खाने की ट्रे उठाई और कमरे से निकल गई। पता नहीं अब्बा को हर बात पर हुस्ने जहां क्यों याद आ जाती है। उसने जैसे चिढ़कर सोचा था, और अब घंटों उसकी मिसालें देते रहेंगे। कभी कभी मुझे लगता है अब्बा को हुस्ने जहां से मोहब्बत थी, सिर्फ काम नहीं करते थे उसके साथ। और अम्मा जहांगीर के इश्क में मुब्तला हैं, और मैं इन सब के। हम सब दायरों में चल रहे हैं, कोई दायरा किसी दूसरे दायरे से मिलता ही नहीं। बरामदे के तख्त पर बेड पर खाना खाते हुए उसने बरामदे की खुली खिड़की से नजर आते जहांगीर, सुरैया और सुल्तान की तकोन को देखा। वहां जैसे उसकी कोई जगह ही नहीं थी। मगर मोमिना सुल्तान को इसकी भी शिकायत नहीं थी। जहांगीर वो उनके घर का हीरो था, और फिल्म इंडस्ट्री सिर्फ हीरो की परस्तिश करती थी। उसके माँ बाप का ख्वाब था उस फिल्म इंडस्ट्री में एक हीरो उनके खानदान से भी होता। मोमिना सुल्तान के लिए उन्होंने कभी ऐसा ख्वाब नहीं देखा था। उसे जरूरत और मजबूरी उस मैदान में ले आई थी जहां के कांटे सिर्फ औरत के पैरों को जख्मी करते थे। आईना मुझसे प्यार करता है, मैं तुमसे और तुम किसी और से। तीनों पागल हैं और तीनों खाली हाथ रहेंगे। कल्ब मोमिन अपने स्टूडियो में रात के इस पहर ऑडिशंस की फुटेज देखने में मसरूफ था, और स्क्रीन पर उस वक्त मोमिना सुल्तान के उस नामुकम्मल ऑडिशन की फुटेज चल रही थी। वो गजब की एक्ट्रेस थी, कमाल का आई कांटेक्ट था उसका। कैमरा और कैमरे के जरिए दूसरी तरफ बिछी ऑडियंस के साथ उसके तासुरात बेहद जानदार थे, और डायलॉग डिलीवरी और आवाज कातिल। वो ना चाहते हुए भी बार बार उसके ऑडिशन की फुटेज पर आ रहा था। उस ऑडिशन की फुटेज को जिसे उसका गिरता दुपट्टा भी खराब नहीं कर पाया था। उसका फुटवर्क बेहतरीन था। वो फ्रेम में थी और फ्रेम में ही रही थी।
اداکاری اس کے لیے جیسے خالہ جی کا گھر تھا۔ اس کے آڈیشن کو دیکھتے ہوئے قلب مومن کے ذہن میں اس کے ساتھ ہونے والی پوری ملاقات گھومی تھی۔ وہ اگر اتفاقاً اس فوٹیج کو نہ دیکھ لیتا تو شاید اس ملاقات کے بعد مومنہ سلطان اسے کبھی یاد تک بھی نہ رہتی، مگر اس وقت وہ ہر 10-15 منٹوں کے بعد نئی ایکٹریسز کے آڈیشنز دیکھنے کے بعد دوبارہ اس کے آڈیشن پر آ جاتا۔ ان درجنوں سٹائلش اور خوبصورتی اور گلیمر کے معیار پر ہر لحاظ سے پورا اترنے والی لڑکیوں میں سے اسے کوئی ایک اداکارہ نظر نہیں آئی تھی۔ فوٹیج کو آخری بار دیکھ کر اس نے اسے ڈیلیٹ کر دیا تھا۔ یہ کام اس نے داؤد کے ذمہ لگایا تھا، مگر داؤد شاید دانستہ طور پر اسے یہی موازنہ اور مقابلہ دکھانا چاہتا تھا جو وہ اس وقت ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ کر رہا تھا، مگر اس کے باوجود مومنہ کے لیے اس کی فلم میں کوئی گنجائش پیدا نہیں ہوئی تھی۔ گہری نیند میں مومنہ کو یوں لگا تھا جیسے اس کی آنکھ کسی کھٹکے سے کھلی تھی۔ اس نے غنودگی کے عالم میں آنکھیں کھولے کمرے کو دیکھا تھا۔ کمرے میں سریا سو رہی تھی برابر کے بستر پر۔ وہ اپنی چادر اتارتے ہوئے بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے جہانگیر کے کمرے سے کچھ آوازیں آئی تھیں۔ اپنے کمرے سے نکل کر اس نے صحن میں چارپائی پر گہری نیند سوئے سلطان کو دیکھا۔ پھر وہ جہانگیر کے کمرے میں چلی آئی۔ وہ جاگا ہوا اپنے بستر پر بیٹھا تھا اور اس کا بستر اس کے ایوارڈ سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر مومنہ کو دیکھا تھا، وہ بھی اسے دیکھتی رہی، پھر پاس چلی آئی۔ کیوں جاگ رہے ہو جہانگیر؟ کچھ چاہیے؟ وہ کرسی پر اس کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ آپا تم مجھے مرنے نہ دینا۔ عجیب بے بسی کی کیفیت میں اس نے مومنہ کا ہاتھ پکڑ کر کہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب و غریب خوف تھا۔ تم مجھے بچا لینا، وہ اس کے ہاتھ بھینچے ہوئے اس سے کہہ رہا تھا۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر اس نے جہانگیر کو لپٹا لیا۔ نہیں مرنے دوں گی، اس نے اپنے آنسو ضبط کرتے ہوئے کہا تھا۔ وہ اس کے سینے میں منہ چھپائے ہوئے سسک رہا تھا اور اس کے بستر پر ہر طرف اس کا عروج پڑا ہوا تھا۔